ओके, सो अभी तक जो हम लोग लास्ट टाइम देख रहे थे, जो प्रॉब्लम चल रहा था, इनव एंटिटी लोड नहीं हो रही थी, वो एस ट्रैकिंग वाला इशू था, उसके उसके सॉल्यूशन में मैं क्या किया हूँ, प्रॉब्लम आ रहा था तुम्हारा नेविगेशनल प्रॉपर्टी का। ओके, तो यहाँ पे आके मैं कुछ चेंज किया हूँ, वो बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को रिलेशन बनाना है, तो मैं अभी एग्जाम्पल के लिए प्रोडक्ट और प्रोडक्ट इमेज की लेता हूं। तो प्रोडक्ट और प्रोडक्ट इमेज का रिलेशनशिप क्या हुआ, वन टू मैनी रिलेशन हुआ। ठीक है, तो प्रोडक्ट और प्रोडक्ट इमेज का अगर मैं टेबल वाइज स्ट्रक्चर देखूं, तो प्रोडक्ट के टेबल में एक रिकॉर्ड रहेगा, जैसे प्रोडक्ट आईडी हो गया 10। ए भाई, अब तो इतना तो देख के अभी तो कर, तो बोलते ही जा रहे, बोलते ही जा रहे, मतलब आप चुप बैठेगा, आप चुप बैठेगा। समझ लो प्रोडक्ट के टेबल में एक रिकॉर्ड है जिसका जिसका आईडी है 10। ठीक है, अब वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का 5 इमेज है, तो प्रोडक्ट इमेज के टेबल में वो 10 जो है वो 5 बार रिपीट होगा, है ना। तो इसको स्ट्रक्चर को कैसा चेंज कर दिया यहाँ पे, तो ये मेरा प्रोडक्ट टेबल है, ये देखो। तो यहाँ पे मैं कोई भी नेविगेशनल प्रॉपर्टी नहीं ऐड किया हूँ, अगर तुम देखोगे तो ये सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट मॉडल के अंदर सिर्फ प्रोडक्ट की ही प्रोडक्ट से रिलेटेड ही चीज है, मतलब जो भी प्रोडक्ट का आईडी, प्रोडक्ट का टाइटल, यहाँ पे कुछ भी तुमको प्रोडक्ट इमेज का या प्रोडक्ट बुलेट का जो कि पहले था अभी नहीं दिखेगा। लेकिन मैं प्रोडक्ट इमेज में आता हूं, तो प्रोडक्ट इमेज में क्या किया हूं, मैं प्रोडक्ट इमेज में इमेज का आईडी, इमेज का यूआरएल, इमेज का ऑल्टरनेट टेक्स्ट के साथ में क्या कर दिया, एक प्रॉपर्टी ले लिया यहाँ पे, प्रोडक्ट आईडी। ये प्रोडक्ट आईडी कैसे वर्क करेगा, ये प्रोडक्ट आईडी एज ए फॉरेन की वर्क करेगा। लेकिन ये अप्रोच में एक एक ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक ये है कि ये क्या करता है, फिर इंडेक्स नहीं क्रिएट करता है। इंडेक्स होता है ना टेबल पे, जो इंडेक्स होता है जिससे परफॉर्मेंस बूस्ट होता है, सुने हो ना। हाँ, तो क्वेरी, अगर क्वेरी स्लो चल रही है तो हम लोग को इंडेक्स क्रिएट करना पड़ता है। तो ये अप्रोच में भी हम लोग को क्या करना पड़ता है, जो क्वेरी स्लो चल रही है हम लोग को पीछे से जाके इंडेक्स उसका क्रिएट करना पड़ता है, या तो यहाँ से क्रिएट करो या तो माइग्रेशन से क्रिएट करो। माइग्रेशन से भी तुम क्या कर सकते हो, इंडेक्स को क्रिएट कर सकते हो। माइग्रेशन से अगर इंडेक्स क्रिएट करना है तो देखो यहाँ ये उसका सिंटेक्स है, ये एक लाइन का। जैसे मेरे को प्रोडक्ट बुलेट टेबल पे इंडेक्स क्रिएट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, क्रिएट इंडेक्स डीबीओ, जो भी मेरा टेबल का नाम है वो, और जो कॉलम पे मेरे को इंडेक्स बनाना है ना वो। तो लेट से मेरे को अभी ये जो प्रोडक्ट आईडी, ये वाला कॉलम, जो ये कॉलम बनेगा ना अभी आगे, मतलब बना दिया हूं मैं माइग्रेशन करके, जैसे मैं अभी न्यू ऐड किया उसको हटाकर, तो ये वाले कॉलम पे मेरे को इंडेक्स बनाना है, तो मैं जाके ये कॉलम पे क्रिएट इंडेक्स, ये कॉलम का नाम लिख दूंगा। जैसे यहाँ पे देखो ये लाइन तो लिखी हुई है ऑलरेडी, यहाँ पे ये लाइन, क्रिएट इंडेक्स, टेबल का नाम और कॉलम का नाम, कौन से टेबल में कौन से कॉलम पे मेरे को इंडेक्स बनाना है वो मैं डाल दूंगा। तो ये एक तुमको मैनुअली ऐड करना पड़ता है फिर, समझ। लेकिन कब ये तुमको जरूरत पड़ेगी, जब उसकी क्वेरी स्लो चलेगी तब, मतलब जब ऑप्टिमाइजेशन का काम आएगा, क्वेरी स्लो चल रही है, तुमको समझ में आएगा ये पर्टिकुलर पेज जो है वो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है लोड होने के लिए, फिर तुमको समझ में आएगा ये पेज पे डेटा 5 टेबल से आ रहा है, 5 अलग अलग क्वेरी रन हो रही है, हर क्वेरी को तुमने इन्वेस्टिगेट किया, देखा हर क्वेरी रन होने कितना टाइम ले रही है। तो ये सब हम लोग कहाँ चेक करेंगे, कौन सी क्वेरी रन होने के लिए कितना टाइम ले रही है, हम लोग कहाँ पे चेक करेंगे, एसक्यूएल प्रोफाइलर के अंदर। इससे पहले बताया था एक टूल यूज होता है एसक्यूएल प्रोफाइलर, जिसमें हम लोग क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान वगैरह देखते हैं। तो जब ऑप्टिमाइजेशन की बात आती है ना, तो उन लोग इंटरव्यू में ये पूछते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन तुम किए हो तो तुमने एसक्यूएल प्रोफाइलर यूज किया होगा, किया है क्या। तो एसक्यूएल प्रोफाइलर तुमने यूज किया है नहीं किया, तो एसक्यूएल प्रोफाइलर छोटा सा सॉफ्टवेयर है, एक वीडियो यूट्यूब पे डालोगे तुमको दिख जाएगा, 2 से 3 मिनट का, कुछ नहीं करना होता है। तुम्हारा एसक्यूएल जो मशीन में इंस्टॉल है उस पे ही तुमको एक एसक्यूएल प्रोफाइलर करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल मिलेगा कंपनी की तरफ से। ठीक है, उसको एसक्यूएल प्रोफाइलर को तुमको स्टार्ट करना है और यहां से प्रोजेक्ट को रन करना है। तो वो एसक्यूएल सर्वर पे जितनी भी क्वेरी जहां से भी रन होगी ना, वो तुमको सामने दिखने लगेगी, उसमें कितना टाइम लगा है वो राइट साइड में दिखने लगेगी, ये क्वेरी एग्जीक्यूट किसने की है, कब स्टार्ट हुई, कब एंड हुई, कितना टाइम लगा। तो उससे तुमको समझ में आ जाएगा हाँ ये मेरी वाली क्वेरी है, और ये जो भी ले रही है 1 मिनट ले रही है, 1.5 मिनट ले रही है, 2 मिनट ले रही है, या इसमें 5 क्वेरी थी, 5 जो है वो 1-1 सेकंड ले रही है, एक जो है वो 22 मिनट ले रही है। तो तुमको फौरन समझ में आ जाएगा यही क्वेरी को अगर मैं ऑप्टिमाइज कर दिया तो पूरा पेज जो है मेरा फास्ट होता है। तो मेरे को सब टेबल पे जाके इंडेक्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, मेरी बात समझ में आई। सब टेबल जितने टेबल है, अभी अभी हम लोग जब पोर्ट फर्स्ट अप्रोच यूज करते हैं वो तो ऑटोमेशन है, तो वो क्या करता है एवरी टेबल पे इंडेक्स बना देता है, एवरी टेबल पे।
अगर मेरे को उसको कंट्रोल करना है तो हम लोग क्या करते हैं, ये अप्रोच यूज करते हैं। ये अप्रोच में तुमको मैनुअल इंडेक्स क्रिएट करना पड़ेगा। मैनुअल मतलब ये जो एक लाइन में सेलेक्ट किया हो ना, ये एक लाइन तुमको लिखना पड़ता है माइग्रेशन में। ये कहाँ लिखना पड़ेगा, जहां अपना माइग्रेशन की फाइल जनरेट होती है, जैसे ये सब फाइल जनरेट हुई है यहाँ पे, तो ये वाले, ये समझो ये माइग्रेशन है एडेड रिलेशनशिप वाला, इसके अंदर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मेरे को, मैं आके ऐसा लिख सकता हूँ क्रिएट इंडेक्स, कौन सा टेबल है मेरा, जो भी टेबल 1, कौन से कॉलम के ऊपर, तो कॉलम 1। तो ये देखते साथ वो क्या करेगा, जब ये माइग्रेशन रन मारेगा ना अपडेट डेटाबेस में, तो ये टेबल के ऊपर इंडेक्स क्रिएट कर देगा। फ्लुएंट एपीआई से भी कर सकते हो, जो चीज तुम माइग्रेशन से कर रहे हो वो सब फ्लुएंट एपीआई से कर सकते हो। मतलब अब देखो, तुमको कंट्रोल करने का 3-4 तरीका है। पहले मैं फ्लुएंट एपीआई ट्राई किया, लेकिन फ्लुएंट एपीआई से हो नहीं रहा है, वो कुछ तो इशू दे रहा है, सेम इशू दे रहा है जो इशू एंटिटी फ्रेमवर्क में माइग्रेशन से दे रहा था। तो मैं क्या किया, नेविगेशन प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया और मैनुअल हम लोग जो है इंडेक्स वगैरह क्रिएट करेंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तब। जब मैनुअली क्रिएट करना है मेरे को, तो जब जरूरत पड़ेगी तभी हम लोग क्रिएट करेंगे। जो टेबल स्लो चलेगा, जो टेबल में डेटा ज्यादा रहेगा, जो टेबल की क्वेरी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, उस पर ही जाके मैं इंडेक्स बनाऊंगा। और ये एक लाइन तुमको सिर्फ लिखना पड़ेगा, ये जो मैं लिखा हूँ एक लाइन यहाँ पे माइग्रेशन में डाल के। क्लियर है ये क्या बोला? तो अब यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो स्ट्रक्चर में क्या कर दिया हूं मैं, यहाँ पे कोई भी नेविगेशन प्रॉपर्टी नहीं है। प्रोडक्ट बुलेट के अंदर मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट आईडी ले लिया है, तो इससे समझ में आएगा कि कौन से बुलेट, कौन से प्रोडक्ट का ये वाला बुलेट है, तो प्रोडक्ट आईडी से मालूम पड़ जाएगा। फिर उसके बाद आएगा यहाँ पर तुम्हारा प्रोडक्ट इमेज, तो ये कौन से प्रोडक्ट का, कौन से प्रोडक्ट आईडी का ये इमेज है, ये मालूम पड़ जाएगा। फिर आता है तुम्हारा यहाँ पर ऑर्डर, तो कौन से कस्टमर का ये ऑर्डर है, ये मालूम पड़ जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ कस्टमर ऑब्जेक्ट में कस्टमर आईडी यूज किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये कस्टमर आईडी से पता चल जाएगा कि ये ऑर्डर कौन से कस्टमर का है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर डिटेल्स में आएंगे हम लोग, तो ऑर्डर डिटेल्स में ये पता चलेगा कि ये ऑर्डर डिटेल में कौन सा प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट आईडी कौन से ऑर्डर का ये ऑर्डर डिटेल है। मतलब हर ऑर्डर डिटेल जो होगी एक पेरेंट ऑर्डर के अंदर होगी ना, एक ऑर्डर बनेगा उसके अंदर ऑर्डर डिटेल मल्टीपल आएगी, ठीक है। तो ये ऑर्डर डिटेल में कितनी क्वांटिटी है, ये ऑर्डर डिटेल में कौन सा प्रोडक्ट है, और ये ऑर्डर डिटेल कौन से ऑर्डर का चाइल्ड ऑर्डर डिटेल है, तो ये पेरेंट ऑर्डर आईडी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये पेरेंट ऑर्डर आईडी यहाँ पे डाल दिया, और ऑर्डर टेबल में कुछ नहीं रहेगा, ऑर्डर टेबल के अंदर सिर्फ ऑर्डर की डिटेल रहेगी। हाँ, एक कस्टमर रहेगा, कौन से कस्टमर का ये ऑर्डर है, तो वो यहाँ पे रहेगा। तो ये इतना चेंजेस किया, कस्टमर में कुछ नहीं रहेगा, कस्टमर के अंदर सिर्फ कस्टमर की डिटेल रहेगी, ठीक है। कस्टमर आईडी रिपीट होगा ऑर्डर के अंदर यहाँ आके, क्योंकि एक कस्टमर का मल्टीपल ऑर्डर हो सकता है, एक कस्टमर का मल्टीपल ऑर्डर हो सकता है। तो ऑर्डर टेबल में कस्टमर आईडी 1111111, जैसे कस्टमर, जब जो मुजम्मिल है इसका कस्टमर आईडी है 101, तो इसका 4 ऑर्डर है, तो ऑर्डर 1 के अगेंस्ट में 101, ऑर्डर 2 के अगेंस्ट में 101, ऑर्डर 3 के अगेंस्ट में 101 और ऑर्डर 4 के अगेंस्ट में 101, तो इसका 4 ऑर्डर हो गया। तो ऑर्डर के अंदर उसका आईडी जो अलग अलग चेंज होगा, 1 2 3 4 जो मैं बोला, वो जो भी डेट रहेगा, जो भी स्टेटस रहेगा वो, लेकिन ये 101 101 101 101 4 टाइम्स रिपीट होगा, बिकॉज सेम कस्टमर का ये चारों ऑर्डर है। तो ये हो जाएगा। अब ऑर्डर डिटेल्स में अगर तुम लोग देखोगे, तो ये ऑर्डर डिटेल जो रहेगी वो हमेशा कोई एक ऑर्डर, पेरेंट ऑर्डर के अंदर रहेगी, तो पेरेंट ऑर्डर का आईडी आ जाएगा यहाँ पर। तो ये भी रिपीट होगा, जैसे एक ऑर्डर के अंदर 5 ऑर्डर डिटेल है, मतलब उसने लैपटॉप भी खरीदा, उसने चेयर भी खरीदा, उसने फैन भी खरीदा, तो पहले में क्या आएगा, ऑर्डर डिटेल आईडी 1, क्वांटिटी एक लैपटॉप, प्रोडक्ट जो लैपटॉप का प्रोडक्ट आईडी रहेगा वो, और ऑर्डर आईडी जो भी पेरेंट ऑर्डर आईडी रहेगा, लेट्स से पेरेंट ऑर्डर आईडी हम लोग बोल देते हैं 20, ठीक है। तो यहाँ आएगा 20, फिर यहाँ पे आएगा 2, ऑर्डर क्वांटिटी 1, प्रोडक्ट आईडी फैन का प्रोडक्ट आईडी फैन हो गया, यहाँ पे ऑर्डर आईडी हम लोग डाल दिए वही 20। थर्ड में मैं चला गया, लेट्स से उसने चेयर भी खरीदा, तो ऑर्डर आईडी 3, क्वांटिटी 1, प्रोडक्ट आईडी जो चेयर का प्रोडक्ट आईडी रहेगा प्रोडक्ट के टेबल में वहां से जाके, क्योंकि जो प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा वही तो खरीदेगा, तो हर एक ऑर्डर डिटेल जो होगा वो एक प्रोडक्ट आईडी से एसोसिएट करेगा ही करेगा। मतलब प्रोडक्ट तो होगा ना बिकने के लिए, तभी तो ऑर्डर बनेगा, बिना उसके तो ऑर्डर बनेगा ही नहीं। तो ये मैंने रिफैक्टर कर दिया।
ये रीफैक्टर करके यहाँ पे अगर तुम लोग डेटाबेस में देखोगे तो यहाँ पे रीफैक्टराइजेशन जो है प्रॉपर हो गया। तो ऑर्डर डिटेल के अंदर ऑर्डर आईडी आ गया, और यहाँ पर कस्टमर के अंदर से जो एक्स्ट्रा कॉलम्स थे वो निकल गए, इसमें सिर्फ कस्टमर की डिटेल है। और ऑर्डर में चले जाता हूं मैं, ऑर्डर ऑर्डर के अंदर देखोगे तो यहाँ पे कस्टमर आईडी आ गया। ठीक है, ये कॉलम ऐड हुआ है, सब डेटा मैं डिलीट मारने वाला हूं, वापस से ऐड करूंगा। प्रोडक्ट बुलेट के अंदर गया मैं, प्रोडक्ट बुलेट में प्रोडक्ट आईडी ऐड हो गया, प्रोडक्ट इमेज में भी प्रोडक्ट आईडी ऐड हो जाएगा। ये सब जीरो क्यों, क्योंकि न्यूली एडेड कॉलम है, तो डिफॉल्ट वैल्यू इंटीजर की जीरो है, तो उसने जीरो डाल के कॉलम बना दिया। क्योंकि जैसे अभी फॉर एग्जांपल तुम्हारे टेबल में ऑलरेडी 100 रिकॉर्ड है, और नाउ यू वांट टू ऐड न्यू कॉलम इनटू दैट पर्टिकुलर टेबल, तो वो क्या करेगा उस टाइम पे, कॉलम तो बना देगा, कुछ तो वैल्यू चाहिए, तो डिफॉल्ट वैल्यू जो जो भी रहेगी ना डेटा टाइप की वो डाल देगा। तो अभी ये बना है एक्चुअल में माइग्रेशन से, तो माइग्रेशन, और वो कॉलम है इंटीजर, और इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू है जीरो, तो उसने जीरो डाल दिया। अगर मैं नलेबल इंटीजर लेता, अगर मैं नलेबल इंटीजर लेता, एक कॉलम ऐड करूं और नलेबल इंटीजर लूं, तो वहां पे नल आएगा। ये अगर तुमको देखना है तो ऐसा एक चेक कर सकते हैं हम लोग, बाद में मैं निकाल दूंगा। ये कौन सा है, प्रोडक्ट इमेज ना, प्रोडक्ट इमेज में गया मैं, एक ऐसी कॉलम ऐड किया नलेबल इंटीजर। ठीक है, ये हो गया नलेबल इंटीजर, टेस्ट कॉलम। ये कॉलम जस्ट मैं ऐड करो, इसकी कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, नलेबल कॉलम है, सेव कर दिया, स्टॉप कर देता हूं प्रोजेक्ट को, पहले कंट्रोल शिफ्ट बी, बिल्ड कर दिए। माइग्रेशन मार दिया, तो माइग्रेशन में ऐड हो जाएगा। ये देखो, ये कॉलम ऐड हो गया। अब ये कॉलम अपडेट डेटाबेस में आ देता हूं पहले, कौन से टेबल में ऐड हुआ है, प्रोडक्ट इमेजेस। हो गया डन, यहां आ जाते हैं हम लोग। तो यहां पे वो भी इंटीजर ही था, लेकिन नलेबल इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है, नॉर्मल इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू जीरो होती है, इसके लिए इधर पे जीरो और इधर पे नल ऐड किया। समझा, मतलब वो क्यों, अभी कोई भी क्वेश्चन करेगा जीरो आया कहां से या ऐड कैसे हुआ, हम लोग तो अभी न्यू कॉलम बनाया, तो उसमें तो आइडियली नल होना चाहिए, मतलब ऐसा दिमाग काम करता ना, अभी मैं न्यू बनाया तो उसको सबको नल डाल देना चाहिए था, लेकिन वो कॉलम नल एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है, नलेबल कॉलम है ही नहीं, वो नल एक्सेप्ट करेगा ही नहीं वो, क्योंकि तुमने इंटीजर लिया है। अगर तुमको नलेबल ऐसा इंटीजर कॉलम लेना है जिसमें नल आ सके, तो तुमको नलेबल इंटीजर लेना पड़ेगा। कहां पर, मॉडल में। ऑब्जेक्ट वो है ना, वो तो ऑब्जेक्ट टाइप में आता है ना, स्ट्रिंग जो तुम्हारा स्ट्रिंग है, जो तुम ले, स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू नल ही होती है, तो जब तुम स्ट्रिंग कॉलम लोगे तो नल ही आएगा। नहीं, उसके अगेंस्ट क्यों यूज करोगे, हाँ वो नलेबल डेटा टाइप के अंदर ही आता है, जो नलेबल डेटा टाइप नहीं है उसके लिए नल यूज करोगे ना, जैसे इंटीजर हो गया, डेसिमल हो गया, इंटीजर कॉलम में तुम नल स्टोर नहीं कर सकते, इसके लिए नलेबल डेटा टाइप यूज करते हो, लेकिन स्ट्रिंग कॉलम तुम छोड़ दोगे तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में नल ही होता है, तो तुमको क्वेश्चन मार्क लगाने की क्या जरूरत है, बराबर ना। तो मैं अभी अगेन इसको वापस निकाल दे रहा हूं,
सिर्फ टेस्ट के लिए वो कॉलम ऐड किया था। अब इसको वापस से मैं माइग्रेशन मारूंगा। नहीं लगा सकते, गलत रॉन्ग देगा। वैसा कोई डेटा टाइप ही नहीं है ना, होना तो चाहिए डेटा टाइप, एग्जिस्ट करेगा तो ही तुम उसको यूज कर पाओगे। जैसे आई एन टी डेटा टाइप है, लेकिन तुम आई एन टी टी लिखोगे तो वो डेटा टाइप नहीं है। मेरी बात, या इंटीजर पूरा लिखोगे तो वो डेटा टाइप नहीं है। तो वैसे स्ट्रिंग लिखोगे तो डेटा टाइप है, लेकिन स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क डेटा टाइप नहीं है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये सब टेबल में से वैल्यूज को ड्रॉप कर देता हूँ। तो पहले प्रोडक्ट इमेजेस को खाली किया, एम्प्टी। फिर प्रोडक्ट बुलेट को खाली किया, ऑलरेडी है, एम्प्टी था वो। ऑर्डर टेबल को खाली किया, और कैटेगरी में तो वैसे भी कुछ नहीं है, कस्टमर में एक रिकॉर्ड लगेगा हम लोग को। ऑर्डर डिटेल्स डिलीटेड, प्रोडक्ट बुलेट डिलीटेड, प्रोडक्ट इमेज डिलीटेड, प्रोडक्ट्स। ये हो गया एम्प्टी, पूरा पूरा डेटाबेस में एम्प्टी कर दिया। और उसके बाद अब वापस से मैं, तो पहले मैं कौन सा प्रोजेक्ट रन करूंगा, मेरा एडमिन वाला। पहले जाके कुछ प्रोडक्ट डालूंगा, फिर वो प्रोडक्ट के लिए आके मैं ऑर्डर बनाने का ट्राई करूंगा। तो स्टार्टअप प्रोजेक्ट, तो दोनों को स्टार्टअप पे रख देता हूँ, वेब यूआई भी और स्टोर फ्रंट भी, मल्टीपल स्टार्टअप से काम करते। चलेगा कि नहीं पता नहीं, वो दोनों सेम डेटाबेस को टारगेट। मल्टीपल स्टार्टअप में आया मैं, वेब यूआई, हाँ दोनों ही है ना। तो ये अपना एडमिन है, ठीक है। कहाँ फटा? अच्छा हाँ, ये सब मैं कोड चेंज किया था, जो हम लोग पहले कोड किए थे ना, ये सब। तो इसमें मैं चेंजेस किया था कुछ। इसमें क्या है, द स्पेसिफाइड इक्वेशन कंटेन द क्वेरी डेटा डिफरेंट विद कॉन्टेक्स्ट, ऑल प्रोडक्ट डिपेंडिंग।
उसकी वजह से ना ये पीछे साइड में चेंज आया था, वो मैं तुम लोग को बताने भूल गया, वो पहले वो बताया था। तो पहले हम लोग क्या कर रहे थे, अगर ओल्ड क्वेरी यहाँ पर देखोगे ना, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट इमेज का निकालने के लिए, तो प्रोडक्ट के अंदर ही प्रोडक्ट इमेज का नेविगेशनल प्रॉपर्टी थी। तो हम लोग प्रोडक्ट इमेज में इंक्लूड करते, प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड प्रोडक्ट इमेज करते थे, तो प्रोडक्ट इमेज भी लोड हो जाता था। फिर हम लोग उसको फिल्टर करते थे। अभी नेविगेशनल प्रॉपर्टी नहीं है, तो हम मेरे को क्या करना पड़ा, ये दोनों टेबल को ज्वाइन करना पड़ा। क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, नेविगेशन प्रॉपर्टी अगर मैं बनाता हूं तो इंटरनली वो ज्वाइन बनाता है, और नेविगेशन प्रॉपर्टी में नहीं बनाता हूं तो मेरे को ज्वाइन लिखना पड़ता है। ठीक है, मैं सिर्फ आईडी डाल के छोड़ दिया हूं ना मैंने। एंटिटी ली, जैसे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर उसके 10 इमेज है, तो वो प्रोडक्ट इमेजेस में 10 इमेज लोड हो जाते थे पहले। अगर मैं लेजी लोड इंक्लूड मार देता था तो वो 10 इमेज लोड हो जाते थे। लेकिन अब तो प्रोडक्ट इमेजेस प्रॉपर्टी ही नहीं है उसके अंदर, उसमें क्या है, प्रोडक्ट आईडी है सिर्फ। तो अब मेरे को क्या करना पड़ता है, मेरे को दोनों को ज्वाइन करना पड़ता है। तो ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे देखो मैं ये लिखा था, प्रोडक्ट रिपोजिटरी की एक लिंक की क्वेरी लिया मैं यहां से। ठीक है, तो ये मैं शायद बीच में बताया था एक बार, ज्वाइन का सिंटेक्स तुमको, मैं बोला अभी ये बता रहा हूं तो बता देता हूं, तो फिर अगेन अगर नहीं याद है तो बता दे रहा हूं मैं तुमको। फ्रॉम लिंक की क्वेरी लिखने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं पहले, फ्रॉम टेम्पररी वेरिएबल और डेटा सोर्स। तो ये इतना तो समझ में आता है। तो ये हो गया फ्रॉम, ये हो गया टेम्पररी वेरिएबल, और ये हो गया डेटा सोर्स के एक्चुअल डेटा कहां से आ रहा है। लेकिन मेरा डेटा दो जगह से आ रहा है इन केस, तो दो जगह से अगर मेरा डेटा आ रहा है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन। तो ज्वाइन लिखने के लिए क्या लिखने का, ज्वाइन टेम्पररी वेरिएबल डेटा सोर्स। फ्रॉम की जगह खाली क्या लिख दोगे तुम, ज्वाइन। इतना ही डिफरेंस आता है। ये यहां तक जो क्वेरी है ये इससे ज्वाइन हो जाता है। लेकिन आगे मेरे को क्या बताना पड़ता है कि ये दोनों के बीच में कॉमन कॉलम कौन सा है। तो कॉमन कॉलम बताने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो है ऑन क्लॉज। क्या यूज करते हैं, ऑन। एसक्यूएल में भी ऑन क्लॉज ही यूज होता है अगर होगा, तो यहाँ पे भी ऑन क्लॉज है। ऑन में क्या करते हैं हम लोग, ऑन में फर्स्ट मॉडल, मतलब जो फर्स्ट डेटा सोर्स है तुम्हारा वो, उस उसमें कौन सा आईडी रहेगा तुम्हारा, और जो तुम्हारा सेकंड डेटा सोर्स है उसके अंदर कौन सा आईडी कॉमन रहेगा। तो हम लोग के केस में प्रोडक्ट आईडी और सेकंड डेटा सोर्स प्रोडक्ट इमेज में प्रोडक्ट आईडी, ये दोनों कॉमन है। मतलब प्रोडक्ट का प्रोडक्ट आईडी, अब प्रोडक्ट इमेज में भी प्रोडक्ट आईडी में ऐड किया हूं। कहां पर, जो अभी तुमको बताया प्रोडक्ट इमेज में ये प्रोडक्ट आईडी ऐड हुआ। तो दोनों वो दोनों को तुमको ऑन क्लॉज में डालना पड़ेगा। ये इतना, ये 3 लाइन अगर तुम लिख लेते हो तो मतलब तुम्हारा ज्वाइन हो गया। अब उसके बाद तुमको ये दोनों को ज्वाइन करके कौन सा टेबल का डेटा चाहिए। अगर मेरे को सिर्फ प्रोडक्ट का डेटा चाहिए होता तो मैं यहाँ पे लिखता सेलेक्ट पी। अगर मेरे को सिर्फ प्रोडक्ट इमेज का डेटा चाहिए होता तो मैं यहाँ पे लिखता सेलेक्ट पी आई। लेकिन मेरे को डेटा दोनों को मिक्स करके एक नए मॉडल में चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, न्यू मॉडल। मेरी बात सुन, मैं क्या लिखा, न्यू मॉडल। तो न्यू मॉडल यहाँ पे लिख दिया, ये मेरा न्यू मॉडल है। फिर इसमें एक एक प्रॉपर्टी को बताया गया, इसमें आईडी जो आएगा वो प्रोडक्ट से आएगा, इमेज यूआरएल जो आएगा वो प्रोडक्ट इमेज यूआरएल से आएगा। फिर उसके बाद तुम्हारा ये तो वो प्रॉपर्टी है, आइसोलेट प्रॉपर्टीज को छोड़ दे। प्रोडक्ट प्राइस जो आएगा वो प्रोडक्ट से आएगा, प्रोडक्ट टाइटल जो आएगा वो प्रोडक्ट से आएगा। तो ये हम लोग ने बता दिया। उसके बाद इसको हम लोग डिसेंडिंग में सॉर्ट किए, टेक 4 किए, ये लॉजिक जो था एज इट इज रहने वाला है। यहाँ पे एक चेंज क्या आ जाएगा कि अब मेरे को इसको टू लिस्ट करना पड़ेगा, मतलब इसको डेटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। और ये टू लिस्ट करने के बाद ये अब क्या बन गया है, ये जो, इसको बंद कर देता हूं मैं। टू लिस्ट करने के बाद ये क्या बन गया, अब मेरा आई इनुमरेबल ऑफ प्रोडक्ट बॉक्स इमेज मॉडल, और वही मेरे को यहाँ पे व्यू बैग में लग रहा था। तो मैं क्या किया, पहले हम लोग क्या करते थे, पहले ऑल प्रोडक्ट निकालते थे, ऑल प्रोडक्ट निकाल के वही चीज देखो यहाँ नीचे की है। मतलब दो स्टेप में काम हो रहा था, अभी वो एक ही स्टेप में ज्वाइन मार के हो गया। तो इसके लिए ये सब पूरा कोड जो है मैं कमेंट कर दिया। तो यहाँ पे आके इसको अब डायरेक्ट मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे व्यू बैग में डाल दिया, टू लिस्ट करके इसको डायरेक्ट व्यू बैग में डाल दिया। और ये वाला व्यू बैग जो है यहाँ पे यूज हो रहा है, ये हो यहाँ पे।
यहाँ पे क्या लिखा है, लिस्ट ऑफ करके लिखा है, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट बॉक्स इमेज। और यहाँ पे अगर तुम आओगे तो वो ये भी वही है, मतलब आई नो, लेकिन टू लिस्ट मारने के बाद लिस्ट ऑफ बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट बॉक्स आइटम मॉडल। तो ये व्यू बैक में गया, यहाँ पे जाके ये व्यू बैक से इधर कास्ट हो गया, ये व्यू बैक से इसके अंदर आ गया, फिर आगे जहां जैसे यूज होता था वैसे यूज होगा, इधर कुछ चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि हम लोग डेटा को सही फॉर्मेट में लेके व्यू में भेज दिए। तो ये यहाँ पे एक चेंज था। और हाँ, पहले मैं प्रोडक्ट बना लेता हूँ तो वेब यूआई में, नहीं तो वो फिर एरर देगा, क्योंकि डेटाबेस खाली है ना। सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट, तो शॉप नाउ। तो मैं जाता हूँ पहले प्रोडक्ट बनाता हूँ, प्रोडक्ट में इमेजेस डालता हूँ कुछ, 2 प्रोडक्ट बना के। यहाँ पे आया क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, टेस्ट प्रोडक्ट 1 2, टेस्ट डिस्क्रिप्शन, एक्चुअल प्राइस, सेल प्राइस, क्वांटिटी, क्रिएट, ऐड प्रोडक्ट इमेजेस। ये इसका 3 प्रोडक्ट इमेज ऐड कर दो। ये तो डिबग डाले थे हम लोग ने, एक बार चेक कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज में प्रोडक्ट आईडी की जरूरत है, जो कि मैं कमेंट करके रखा था, तो अभी इसको कर देता हूँ यहाँ पर। ये समझा ना क्या किया, प्रोडक्ट इमेज में प्रोडक्ट आईडी न्यू कॉलम एडेड था, तो वो कोड था नहीं, तो अभी डाल दिया। यहाँ पे इसको F10 देख लेते हैं प्रोडक्ट आईडी ऐड भी हुआ है कि नहीं। हाँ, तो देखो प्रोडक्ट आईडी 12 हुआ है ऐड, और बाकी सब सही है। इसको सेव करो, इसको इंसर्ट किए, न्यू इमेज को गेट करके चेक किए, ठीक है। ये कौन सा आईडी आया है, इसका भी 12 ही आया आईडी। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार डेटाबेस में जाके प्रॉपर, ये सबको बंद कर लेते हैं। यहाँ नहीं दिखता है, प्रोफाइलर में दिखता है। किसमें, ये कभी ट्राई नहीं किया मैं इसका। हाँ, यही विंडो तो वहां भी दिखता है, सेम ऐसा प्रोफाइलर में भी दिखाता है, एसक्यूएल प्रोफाइलर में। वे यार मैं डिलीट कर दिया। अच्छा, ऑर्डर डिटेल्स था। वो क्वेरी सिलेक्टेड थी और मैं डायरेक्ट प्रेस कर दिया उसको बंद कर देता हूं मैं। यहाँ पे अभी मैं डाला प्रोडक्ट टेबल के अंदर डेटा, तो मैं इसको क्वेरी किया, तो देखो प्रोडक्ट टेबल में प्रोडक्ट आईडी 12 और ये सब डेटा ऐड हो गया। अब उसके बाद अभी जो डेटा गया है वो प्रोडक्ट इमेज में गया है, तो प्रोडक्ट इमेज का आईडी भी 12 ही बना है इत्तेफाक से, तो 12 और प्रोडक्ट आईडी भी 12। बस वही चेक करने का था सही गया है कि नहीं। ये आ गया। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी अपडेट करने का जो हम लोग थूक लगाओ काम किए थे, अगर याद होगा तो यहाँ पे वही चीज हो गई है।
वापिस से, तो फिर से अपडेट कर देगा वो, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ऑलरेडी 12 था, 12 पे 12 अपडेट मारा, लेकिन अब ये चीज की जरूरत नहीं है। ये जो है ना, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये तो हम लोग नई आईडी ऐड हो रहा था तो मैं उसमें ऐड कर दिया था। तो इसको मैं हॉट रिलोड कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट उसमें ना आए, क्योंकि अभी एक बार और आएगा वो एक और इमेज के लिए। तो ये सेकंड इमेज के लिए चला है ना, सेकंड इमेज के लिए चला। सेव, इंसर्ट, चेक कर लेते हैं इधर पे। ये देखो 13 आ गया। यहां पे आके क्वेरी कर लेता हूं, तो प्रोडक्ट आईडी 12 ही है और इमेज आईडी 13 हो गया। अभी थर्ड के लिए ये चलेगा, मैं ऑलरेडी टेस्ट करके लेके आया हूं ये। नहीं, बहुत टाइम वेस्ट हो गया था उसके चक्कर में, एज नो ट्रैकिंग के चक्कर में नहीं मिला ना वो, अप्रोच ही बदल दिया ना मैं, मतलब वो नेविगेशनल प्रॉपर्टी वाला अप्रोच ही बदल दिया, उसको अभी कौन ढूंढते बैठेगा उतना। इसके लिए पूरा, क्योंकि मैं चेंज इसके लिए नहीं कर रहा था, बहुत सारा कोड कर दिया था मैं, तो मैं कोड भी कर डाला बैठ के। तो ये आया यहाँ पे रिडायरेक्ट टू इंडेक्स वापिस। तो ये इमेज में तीन प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट में तीन इमेजेस चलेगा। दूसरा प्रोडक्ट लेता हूं मैं, टेस्ट प्रोडक्ट 2, 3, टेस्ट डिस्क्रिप्शन, एक्चुअल प्राइस, सेल प्राइस, क्वांटिटी, सेव, ऐड प्रोडक्ट इमेजेस। एक काम करता हूं, इमेज है ना वो थीम के फोल्डर में से उठाता हूं, उसमें ना इमेज अच्छी अच्छी है इसके अंदर है। हाँ, ये सब इमेज लेता हूँ। हो गया, ठीक है, ये दो प्रोडक्ट हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, अब ये मैं एडमिन में प्रोडक्ट ऐड किया हूं। अब मैं क्या करूंगा, इस यही प्रोडक्ट को स्टोर फ्रंट पे चेक करूंगा। तो स्टोर फ्रंट को रन करता हूं मैं, इसको स्टॉप कर देता हूं। सेट स्टार्टअप प्रोजेक्ट। क्या तकलीफ है इसको, ई डॉट टूल इज डिसेंडिंग टेक 4 specified link to expression contains reference to queries that are associated. क्या नहीं, वो हम लोग एक चेंज किए थे ना,
याद है, इससे रिटर्न हम लोग क्या कर रहे थे, इससे हम लोग रिटर्न करते थे डीबी सेट, या कुछ चेंज किए थे, कुछ याद है? इससे हम लोग इंक्लूड मारने के लिए गेट ऑल का रिटर्न टाइप बना दिए थे डीबी सेट, जबकि वो था आई इनुमरेबल। तो अब वो उसको वापस से डीबी सेट से लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, और कुछ नहीं। अभी ये देखो, यहाँ पे बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम। इसका रिटर्न टाइप अगर देखोगे तो देखो क्या है, डीबी सेट ऑफ प्रोडक्ट। ये हम लोग खुद चेंज किए थे वो आर्किटेक्चर में बैठाने के लिए, उसमें इंक्लूड और उसका क्या बोलते हैं, लेजी लोडिंग, इनर एंटिटी लोड करने के लिए किए थे, क्योंकि इंक्लूड वर्क नहीं कर रहा था। तो वो मैं वो अपनी चेंज किए थे, अभी वो तकलीफ दे रहा है। तो इसके लिए टू लिस्ट डाल दिया, वो जो भी अंदर से जो भी आएगा तो वो टू लिस्ट से कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिस्ट ऑफ ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पे। ये लिस्ट ऑफ क्या था, डीबी सेट ऑफ प्रोडक्ट था, तो ये प्रोडक्ट, हालांकि जरूरत नहीं है, टू लिस्ट से हो जाएगा काम। मतलब अगर तुमको बहुत डिस्क्रिप्टिव कोड करना है तो वैसा कर सकते हो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। ऐसा टू लिस्ट के आगे के कौन सी लिस्ट में कन्वर्ट करेगा, तो प्रोडक्ट की लिस्ट में कन्वर्ट करेगा, लेकिन वो डीबी सेट से आइडेंटिफाई कर लेता है। और टू जितना बार जब भी तुम लिखते हो ना, मतलब कॉन्टेक्स्ट से डेटा निकालने की जो भी लिंक यू लिखते हो, वो लिंक यू एसोसिएट करती है एक्चुअल में एसक्यूएल की क्वेरी से। मतलब जो भी तुम यहाँ लिंक यू लिखते हो, पीछे उसकी क्वेरी बनती है। लेकिन कोई पॉइंट पे आके तुमको तुमको क्या करना पड़ता है कि बस अभी मैं डेटा ले आया, अब यहाँ पे मैं लिंक यू यूज करूं, लेकिन एसक्यूएल की क्वेरी को एसोसिएट नहीं करना चाहिए वो लिंक यू। जैसे कि तुम्हारे लिंक क्यू में तुमको एक फंक्शन यूज करना है जिसका नाम है गेट गेट प्रोडक्ट डाटा, ऐसा लिंक क्यू में तुमको यूज करना है। अब गेट प्रोडक्ट डाटा फंक्शन एसक्यूएल में है ही नहीं, एसक्यूएल में कहां से रहेगा, ये तो हम लोग अभी खुद से सोच रहे हैं ना। तो ये पॉइंट पे आके क्या करना होता है, ये पॉइंट पे आके तुमको तुम्हारी लिंक क्यू की क्वेरी को एसक्यूएल की क्वेरी से जो कनेक्टिविटी है उसको तोड़ना रहता है। तो वो कनेक्टिविटी तोड़ने के लिए जो चीज यूज होती है दैट इज टू लिस्ट। जब तुम टू लिस्ट मारते हो ना, तो वो एसक्यूएल का डेटा एग्जीक्यूट करके लाके तुमको यहाँ पे दे देता है, फिर वो आगे क्वेरी नहीं बनाता है जो भी उसमें तुम फंक्शन करोगे। तो वही चीज मैं यहाँ पे किया, जब टू लिस्ट कर दिया ना तो उसका रिलेशन वहां से टूट जाता है। क्योंकि मैं क्यों रिलेशन तोड़ दिया, क्योंकि ज्वाइन भी मैंने खुद यहाँ पे किया है। अब पहले ज्वाइन मेरा वहां पे होता था, मतलब पूरा काया पलट दिया, आर्किटेक्चर ही पूरा चेंज हो गया वो। देखो चल गया ये इमेज क्यों नहीं आ रहा है? माई सीडीएन, अरे ये माई सीडीएन से पहले कुछ सी कुछ था ना। हाँ, माई सीडीएन कहाँ था, भूल गया मैं। यहाँ डाला हूँ ना मैं माई सीडीएन। अच्छा हाँ, वो सी वाले में डाल रहा है और मैं इसको इधर कॉपी किया। वो ये समझेगा क्या इशू, जो हम लोग कोड से, मतलब पहले हम लोग कोड किए तो सी के अंदर जाके माई सीडीएन फोल्डर बनाए थे, फिर बाद में मैं बोला था एक काम करता हूँ, ये माई सीडीएन को भी ये प्रोजेक्ट के फोल्डर में लेके आता हूँ, तो मैंने कॉपी करके लेके आ गया था। तो इसको वापस लेके आता हूँ। आ गया, आ गया, कहाँ गया? अरे आई नहीं रहा।
सी ड्राइव कहाँ गया? हाँ इधर है। सी ड्राइव ही नहीं मिल रहा। ये जो नया इमेज हम लोग ऐड किए वो ये फोल्डर में है, और प्रोजेक्ट जो उठा रहा है वो ये फोल्डर से उठा रहा है। देखो आगे जो हम लोग सेलेक्ट किए, समझिएगा, जो हम लोग एडमिन में पहले ऐड कर रहे थे सी ड्राइव में, बाद में मैं प्लान चेंज किया कि इसको सी में नहीं रखते, ये फोल्डर में रखेंगे। लेकिन अब ये फोल्डर में रखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो पाथ है ना, ये पूरा जो पाथ है सी जो भी है यहाँ तक का, इसको उठा के कॉन्फ़िगरेशन में जाके चेंज करना पड़ेगा। वो कॉन्फ़िगरेशन आएगी हाँ वेब यूआई में। इधर डाले नहीं है क्या हम लोग कॉन्फ़िग? फिर इसको हम लोग को गेट करना पड़ेगा इधर कोड में, यहाँ पर प्रोडक्ट में, ये जो मैं ऐसे हार्ड कोड किया हूँ यहाँ पे मेरे को गेट करना पड़ेगा। तो मैं वो हार्ड कोड कर दिया था वो टाइम पे, तो इधर पे गेट करके हम लोग लेके आ सकते हैं। और वो मैं कॉन्फिग से कैसे वैल्यू लाना है वो ऑलरेडी बताया हूँ, तो वो तुम लोग भी रिप्लेस कर, एक लाइन का कोड है, एक वेरिएबल में डाल के वेरिएबल को रिप्लेस करना है, दैट्स इट। हम लोग अभी बीच में कुछ तो किए थे कॉन्फिग से वैल्यू का, अभी याद नहीं है मेरे को। हाँ कुछ कुछ तो एक में किया हूँ मैं, वो वाले प्रोजेक्ट में किया हूँ स्टोर फ्रंट में, तो उधर से कोड देख के एक बार इसको भी कर लेना। फिलहाल तो मैं कॉपी कर लिया। अब आ जाता हूं मैं यहाँ पे मैंने डाला ऐड टू कार्ड, ऐड टू कार्ड किया। ऐड टू कार्ड में आईडी आई प्रोडक्ट की 13 करेक्ट है। यहाँ लिया मैं प्रोडक्ट आईडी 13, मैंने कस्टमर निकाला, करंट कस्टमर सेशन में कौन सा है, तो करंट कस्टमर सेशन में मेरे नाम का है, जो कि सही है। ये सब हम लोग ऑलरेडी पहले किए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया मैं प्रोडक्ट आईडी से, प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट करंट प्रोजेक्ट प्रोडक्ट कौन सा है, करंट प्रोडक्ट जो है मेरा टेस्ट प्रोडक्ट 2 है, ठीक है। ये वाला प्रोडक्ट है जिसका सेल प्राइस इतना है और जो भी है। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स बनने जा रही है, तो ऑर्डर डिटेल्स बनने जा रही है, तो मैं यहाँ पे आया। अच्छा ये एग्जिस्टेंस वाला चेंज नहीं किया मैं, तो इससे पहले हम लोग ये चेक करें ना कि ये कस्टमर के लिए ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। अभी ये क्वेरी क्यों एरर दी, बिकॉज इसमें अब इंक्लूड अब वर्क करेगा नहीं, ठीक है। तो यही रीजन से मैं आर्किटेक्चर चेंज करने के लिए डर रहा था पूरा। अभी मतलब जितना हम लोग कोड किए ना वो सबको वापस से एक बार मेरे को देखना पड़ेगा। तो इसको, इसमें क्या चेंज आएगा, ऑर्डर के अंदर कौन से कस्टमर का ऑर्डर है वो मेरे को फाइंड करना है। तो मैं ये रिटर्न रहने देता हूँ यहाँ पे, एक रिटर्न लिखता हूँ और कॉन्टेक्स्ट डॉट, मेरे को क्या फाइंड करना है कि ये जो कस्टमर आईडी आया है, ये जो कस्टमर आईडी यहाँ पे आया है, इसके लिए कोई और ऑर्डर है कि नहीं है, ये मेरे को चेक करना है। मतलब मेरे को ऑर्डर टेबल में जाके वो कस्टमर आईडी से फिल्टर करना है इन शॉर्ट। तो कॉन्टेक्स्ट डॉट ऑर्डर्स वेयर एक्स सच दैट एक्स डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू दिस। अगर ये हो गया, अगर ये कस्टमर आईडी यहाँ पे इसको मिल गया तो ये बोलेगा ऑर्डर है। लेकिन और भी चीज मेरे को चेक करना है, यहाँ पे कंडीशन देखो, ये ऑर्डर हो लेकिन कौन सा, ड्राफ्ट स्टेटस में भी हो। तो यहाँ पे मैं एंड कंडीशन डाला, एंड एक्स डॉट स्टेटस इज इक्वल टू, यही कॉपी कर लेता हूँ ना, सेम ही रहेगा ड्राफ्ट स्टेटस का। ड्राफ्ट स्टेटस में
हो। अगर इसमें अगर इसका मतलब ये स्टेट में कोई भी मेरे को रिकॉर्ड मिल गया तो मैं वो वो ऑर्डर को रिटर्न करना है मेरे को। तो मैं इसको यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ ताकि एक स्क्रीन में दिखने लगे। तो अगर मिल गया तो उसको रिटर्न कर देना, दैट्स इट। तो ये जो नीचे की क्वेरी जो थी वो कैसी थी, इंक्लूड वाली थी, ठीक है। और हम लोग इसको बिना इंक्लूड के बना दिए। अब ये खाली कस्टमर आईडी पे चल रहा है। और इस जगह पे इंक्लूड क्यों आए थे हम लोग, यहाँ पे इंक्लूड में आए थे बिकॉज ये कस्टमर आईडी यहाँ पे लोड हो तो हम लोग उसको मैच कर सके ये केस में। तो अभी मेरे को कस्टमर आईडी लोड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑर्डर के अंदर ऑलरेडी कस्टमर आईडी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सेव कर लेता हूं मैं और वापस से प्रोजेक्ट को रन करते और चेक करते हैं। जितनी जगह भी इंक्लूड था वो सब इंक्लूड अब निकल जाएगा। जो भी जहां पे भी हम लोग इंक्लूड यूज किए थे वहां सब जगह क्या आ जाएगा, या तो ज्वाइन आ जाएगा या तो वेयर क्लॉज में वो एंटिटी की आईडी आ जाएगी। जैसे यहाँ पे इंक्लूड में कस्टमर था तो वेयर क्लॉज में कस्टमर आईडी आ गई। और एक प्लेस पे ऑर्डर में एक प्लेस पे इंक्लूड प्रोडक्ट इमेज था, प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट इमेज था तो हम लोग ज्वाइन में प्रोडक्ट इमेज को डाल दिए। यहाँ पे मैं आया ऐड टू कार्ट F10, कस्टमर मिल गया, उसको प्रोडक्ट मिल गया। अब ये देखो ये एग्जिस्टिंग चेक कर रहा है कौन सा कस्टमर, कस्टमर आईडी 1। कस्टमर आईडी 1 को कहां चेक करेगा, ऑर्डर टेबल में। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर टेबल को क्वेरी करता हूँ, ऑर्डर टेबल खाली है, कुछ मिलने मिलने वाला नहीं है उसको, ठीक है। तो ऑर्डर टेबल ये आ जाएगा नल, क्यों, क्योंकि है ही नहीं ऑर्डर। वो कस्टमर के लिए क्या, कोई कस्टमर के लिए ऑर्डर नहीं है ही नहीं और कोई स्टेटस में नहीं है। तो इसने क्या किया, ऑर्डर क्वांटिटी 1 किया और करंट प्रोडक्ट का जो भी आईडी है, मतलब जो जो मैं क्लिक किया वो करंट प्रोडक्ट है, करंट प्रोडक्ट का जो आईडी है वो सेट करके ऑर्डर बनाया। ऑर्डर बनाने के बाद ये ऑर्डर बनाने के बाद अगर ऑर्डर नॉट इक्वल्स नल है तो इसके अंदर जाएगा, नॉट इक्वल्स नल नहीं है, नल है तो क्या किया, न्यू ऑर्डर बनाया। न्यू ऑर्डर बनाने के लिए क्या, अभी यहाँ पे देखो एक और ग्लिच है, कस्टमर ऑर्डर में कस्टमर आईडी भी है ना, तो यहाँ पे कस्टमर आईडी और करंट कस्टमर का आईडी जो रहेगा वो इधर एसोसिएट कर दिया। पहले क्या था, एंटिटी एसोसिएट होती थी, अब क्या हो रही है, आईडी एसोसिएट हो रही है। इसको सेव किया, सेव करके इसको पूरा मेहनत डबल हो गई, वो मतलब पूरा वापस से कोड को चेक करना पड़ रहा है। हाँ यही होगा ना, तो फिर डेटाबेस की क्वेरी लिखना पड़ेगा तुमको, यहाँ ज्यादा आसान है ना। तो तुम डिफॉल्ट वैल्यू की बात कर रहे हो ना, तो वैसे कर तो सकते हो, उसमें क्या है, लेकिन फिर यहां से कंट्रोल छूट जाएगा तुम्हारा। ये ऑर्डर बना, न्यू ऑर्डर जो बन रहा है, तो न्यू ऑर्डर को एक बार देख लेते हैं क्या बन रहा है। कस्टमर आईडी 1 बन रहा है, स्टेटस ड्राफ्ट बन रहा है और ये टाइम पे बन रहा है। अब इसको मैंने मारा इंसर्ट, तो ये न्यू ऑर्डर बन गया। अब चेक करना है मेरे को ऑर्डर बना है कि नहीं बना है, तो यहीं पे आके मैं चेक कर लिया तो ये ऑर्डर बन गया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, देखो फर्स्ट टाइम ऐड टू कार्ट करेगा तो पहले ऑर्डर बनाएगा फिर ऑर्डर डिटेल्स डालेगा। तो अब ऑर्डर डिटेल्स की बारी आ गई, तो अब ऑर्डर डिटेल्स में ऑर्डर आईडी सेट कर देगा। तो ऑर्डर डिटेल्स में ऑर्डर आईडी सेट किया तो ये ऑर्डर आईडी 7 सेट हो गई। क्यों 7 सेट हो गई, ये मेरे ऑर्डर की आईडी 7 है। अब हम लोग ये टेबल, ये वाला टेबल को क्वेरी करके देखेंगे कि इधर कुछ है क्या, इधर भी कुछ नहीं है, खाली है। अब इधर आएगा डेटा और यहाँ पे ऑर्डर आईडी क्या आना चाहिए, 7, नहीं ऑर्डर आईडी बोला। तो अब ये इसको मारा इंसर्ट, यहाँ पे इंसर्ट मारा, यहाँ पे आया, अब एकदम परफेक्ट डेटा जा रहा है। तो ये ऑर्डर आईडी 7 हो गया, प्रोडक्ट आईडी 13 हो गया। 13 नंबर के प्रोडक्ट के लिए, 7 नंबर के ऑर्डर के लिए एक क्वांटिटी ऑर्डर डिटेल आईडी 3, बराबर, ये गया अंदर। अभी आया इधर पे, इधर आने के बाद क्या कर रहा है, प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएगा ये प्रोडक्ट आईडी से। तो प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बना के चेक करेगा कि प्रोडक्ट नल तो नहीं है, तो नल नहीं रहेगा, ऑब्वियस है क्योंकि 13 नंबर का प्रोडक्ट वैलिड प्रोडक्ट है, इनवैलिड होता तो अलग बात थी।
तो वो इनवैलिड नहीं है, आगे चला जाएगा। और ये यहाँ से रिटर्न व्यू मैं लिखा हूं, ये अभी अभी के लिए ये रॉन्ग है। अभी के लिए रॉन्ग क्यों है? क्योंकि अभी ये क्या करेगा, रिटर्न व्यू में व्यू ढूंढेगा और एरर दे देगा। तो हम लोग क्या करना है, जब ऐड टू कार्ट हो जाए, जब ऐड टू कार्ट हो जाए, तो ऐड टू कार्ट होने के बाद यही वाला पेज रिफ्रेश हो जाए, मतलब सेम पेज, होम पेज। तो यहाँ पे कौन सा है वो पेज यार, चेक करना पड़ेगा। राउट कॉन्फिग होम इंडेक्स है, तो होम इंडेक्स पे ही आ जाए वापिस। रिडायरेक्ट टू एक्शन तो अब ये सही चलेगा। देखो सेम पेज रिफ्रेश हो गया और वो कार्ट में ऐड हो गया। अब अगेन मैं जा रहा हूं, ये वाला प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूं, तो अब की बार ऑर्डर नहीं बनाना चाहिए नया, चेक ऑर्डर एग्जिस्टेंस वाला लॉजिक जो है वो चलना चाहिए। मैं वापस ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट में आया, यहां आया, यही कस्टमर देखा, करंट प्रोडक्ट देखा। अब यहां पे ऑर्डर इसको मिल जाना चाहिए, मतलब ये नल नहीं आना चाहिए। तो मैंने इसको किया, यहां पे चेक किया, ये नल नहीं आया, मतलब उसको 7 नंबर वाला ऑर्डर मिला। तो अब वो क्या करेगा, सिर्फ ऑर्डर डिटेल्स बनाएगा और इंसर्ट मार देगा। तो यहां पे आया, ऑर्डर डिटेल बना रहा है, ऑर्डर डिटेल बन गया। ये ऑर्डर डिटेल में प्रोडक्ट आईडी डिफरेंट आएगी इस बार, 13 ही आई है, 13 ही है क्या? दोनों सेम प्रोडक्ट है? हाँ यार, ओके ओके, मैं समझ गया, गड़बड़ हुई है, वो मैं सही करता हूँ। टेस्ट प्रोडक्ट 2 ही आया, लेकिन इमेज जो है ना वो इसकी सेकंड इमेज आ गई है। जैसे इसकी 3 इमेज है तो ये 3 बार दिखा रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए ना। ये इसमें से जो फर्स्ट इमेज है ना वही दिखाना चाहिए। तो वो ज्वाइन का मसला है, वो तो पीछे से हो जाएगा सही, लेकिन डेटा सही है, मतलब प्रोडक्ट आईडी 13 जो है ये सही है, प्रोडक्ट वही है। तो ऑर्डर नॉट इक्वल्स नाल है, तो ये अंदर गया। और यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स में अभी देखो, ऑर्डर डिटेल्स में ऑर्डर आईडी सेट नहीं है, अब ये सेट कर देगा। क्या सेट करेगा? 7। ये हो गया 7। अब इसने मारा इसको इंसर्ट, तो अब देखो ऑर्डर तो नहीं बना नया। अगर मैं यहाँ पे आऊं, इधर पे आके चेक करूं, तो नया ऑर्डर नहीं बना, लेकिन यहां पे आऊंगा मैं, यहां पे ऑर्डर डिटेल्स जो है बन गई ऑर्डर 7 के लिए। समझ में ना, जो मतलब मैं बोला था आईडी रिपीट होगी, ये वो सब यही कहानी है पूरी। तो प्रोडक्ट भी रिपीट हुआ, मतलब सेम प्रोडक्ट के लिए सेम प्रोडक्ट कार्ड में 2 बार ऐड किया वो बंदे ने, ठीक है। तो 2 बार ऐड हो गया। अब उसके बाद यहां पर F10, ये प्रोडक्ट नॉट इनवैलिड है, F5, पेज रिफ्रेश हो गया। अब मैं क्या करता हूं, अभी मैं टेस्ट प्रोडक्ट 1 ही ले रहा था ना, टेस्ट ये वाला लेता हूं, ये वाला ऐड टू कार्ट किया। तो अब इसमें प्रोडक्ट आईडी चेंज आना चाहिए, यहां पे आया, यहां पे आया, यहां पे प्रोडक्ट आईडी चेक कर लेते हैं, 12 आया, 12 प्रोडक्ट आईडी आया। यहां पे गया, अभी भी इसने ऑर्डर नहीं बनाया, सिर्फ ऑर्डर डिटेल्स बनाया, तो यहां पे मेरे को दिख जाएगा ये 7 नंबर के ऑर्डर के लिए 3 प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हुआ, 13, 13, 12, और सबकी क्वांटिटी 1 है, बराबर। ये इतना मेरा ऐड टू कार्ट का काम हो गया, लाइक मेरा ऐड टू कार्ट जो है वो प्रॉपर वर्किंग स्टेट में आ गया। अब मेरे को करना क्या है, ये कार्ट में जितना प्रोडक्ट ऐड है ना वो ये 3 की जगह पे दिखना चाहिए। कार्ट में जितना प्रोडक्ट ऐड है वो यहाँ पे 3 की जगह पे दिखना चाहिए। तो अब यहाँ इसको मैं क्या बोल देता हूं, आइटम काउंट या प्रोडक्ट काउंट, कार्ट प्रोडक्ट काउंट करके हम लोग इसको बोलते हैं। तो कार्ट प्रोडक्ट काउंट जो रहेगा, ये पेज का, ये वाला पेज जो है जो लोड होता है, ये कैसे कहां से लोड हो रहा है वो पहले हम लोग को समझना पड़ेगा। ये लोड हो रहा है होम इंडेक्स से, तो होम इंडेक्स पे गया मैं, होम इंडेक्स, होम इंडेक्स में जाके मैं एक पहले वेरिएबल बना लेता हूं ऐसी। तो मैं एक व्यू बैग बनाया, व्यू बैग डॉट कार्ट
काउंट, कार्ड काउंट बोल देता हूँ। कार्ड काउंट मैंने डाल दिया 10, ऐसे डाल दिया मैंने 10, ठीक है। मतलब मैं अभी हार्ड कोडेड वैल्यू यूज कर रहा हूँ। और ये कार्ड काउंट को हम लोग को यूज करना पड़ेगा। ये कोड है किधर? ये कोड है एक्चुअल में मास्टर पेज में। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक आया था। मैं काम कर रहा हूँ कंटेंट पेज में, मेरे को डेटा अपडेट करना है मास्टर पेज में। अब ये मास्टर पेज में अगर मैं गया यहाँ पर ये वाले इसका HTML ढूंढूंगा ना पहले मैं, तो मैं यहाँ आया, व्यू में आया, व्यू में आके होम में नहीं, होम में नहीं, शेड में गया और अपना जो स्टोर फ्रंट के लेआउट में गया। स्टोर फ्रंट के लेआउट में मेरे को वो HTML ढूंढना पड़ेगा कि वो एक्चुअल में कहाँ पे है। ये देखो, नो आइटम इन शिपिंग कार्ड, ये दिखा, यहाँ है। ये है कहाँ पे? लेआउट में। तो यहाँ पे ना सीधा वो व्यू बैग का नाम लिख सकते हो तुम। तो इसके टॉप पे आने का, इधर पे एकदम टॉप पे @ करके एक C# का सेक्शन बना लो, ठीक है। यहां पे आगे एक इंटीजर कार्ट काउंट ये बना दो। अब अगर ये व्यू बैग नहीं रहा, अगर ये व्यू बैग में मतलब कोई काउंट नहीं आया या ये व्यू बैग उसको नहीं मिला, तो तब मेरे को क्या दिखाना है, और मिला है तब मेरे को क्या दिखाना है। तो अभी फिलहाल मैं कोई कंडीशन नहीं ऐड कर रहा हूं, और ये कार्ड काउंट को मैं यहाँ पे 3 की जगह पे डाल दिया, जो ये 3 है ना। तो कहाँ चला गया? अभी तो दिख गया था, कहाँ निकल गया क्या मतलब? हाँ, इधर @ करके कार्ड काउंट डाल दिया। इसको सेव कर लो, ये सब भी सेव कर लो, हॉट रिलोड कर लो प्रोजेक्ट को एक बार, और यहां से प्रोजेक्ट को रिफ्रेश कर दो। 10 क्यों? क्योंकि मैंने हार्ड कोड वैल्यू सेट की है। अब वो जो हार्ड कोड वैल्यू की जगह मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा करंट कस्टमर के लिए जो जो चेक एग्जिस्टेंस वाला लॉजिक था ना, उसको ही वैसी क्वेरी बनाऊंगा। और उस बार मैं क्या करता था, जो एक ऑर्डर जो रहता था उसको रिटर्न कर देता था ना, अब की बार मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा कि कितने प्रोडक्ट ऐड है, मतलब वो ऑर्डर में कितने ऑर्डर डिटेल्स है, वो मैं चेक करूंगा। करंट कस्टमर के लिए कितने, करंट कस्टमर के लिए ऑर्डर में कितने ऑर्डर डिटेल्स ऐड है, उसका काउंट निकालूंगा और उसको सेट कर दूंगा यहाँ पे लाके। तो वो कैसे होगा, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया, गेट कार्ट काउंट। गेट कार्ट काउंट करके फंक्शन बनाया, और इसको इधर इंट लिख देता हूं ताकि वो इंट ही बनाए। कंट्रोल डॉट फंक्शन बना इधर नीचे, इसके अंदर मेरे को कोड करना होगा, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे आएगी, करंट कस्टमर लगेगा मेरे को। तो ये करंट कस्टमर मेरे को ऐसे मिलेगा, तो पहले करंट कस्टमर का लॉजिक डाल दिया इधर उठा के, करंट कस्टमर है कौन सा। तो करंट कस्टमर के लिए मेरे को देखना है कि कितने ऑर्डर्स है। तो मैं यहाँ पे लिखा वेयर डेटा करके। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले ऑर्डर में जाऊंगा, ये कस्टमर के लिए ऑर्डर है कि नहीं है वो चेक करना है। तो इसको चेक किया, इज ऑर्डर एग्जिस्ट, वो उससे भी चेक कर सकते हैं, चेक ऑर्डर एग्जिस्टेंस करके, वो है क्या फंक्शन।
चेक ऑर्डर एग्जिस्टेंस कहाँ बनाया, कहाँ बनाया अपने पास एक फंक्शन है चेक चेक ऑर्डर एग्जिस्टेंस करके, ये वाला, इससे इसी से चेक कर लेते हैं। इससे पता चल जाएगा ऑर्डर है कि नहीं है। ऑर्डर रहेगा तो हम लोग फिर उसकी ऑर्डर डिटेल्स को काउंट करेंगे। ये अब अगर ये नॉट इक्वल्स नल आया, मतलब ऑर्डर है, तो मैं काउंट करूंगा। और अगर ये नहीं आया तो मैं बोलूंगा ऑर्डर काउंट जीरो, है ही नहीं, सीधा जीरो दिखा। और अगर है तभी मैं क्या करूंगा, उसको काउंट प्रिंट करने के लिए जाऊंगा। तो ये ऑर्डर के लिए ऑर्डर डिटेल्स कितना है ये मेरे को काउंट करना है। तो मैं यहां आके ऑर्डर डिटेल रिपोजिटरी, ऑर्डर डिटेल रिपोजिटरी डॉट गेट ऑल where x such that x dot order id is equal to order dot id एंड स्टेटस ड्राफ्ट होना चाहिए। नहीं इसमें तो नहीं चलेगा ना, हाँ हो जाएगा। इसका काउंट को रिटर्न कर दो, सही है ना। मुस्कुरा क्या, अरे बहुत, ये एक्चुअल कोर लॉजिक है ना, लॉजिक ही तो पूरा लिख रहा हूं मैं। क्या अबे वो एपीआई में आता है, इसमें ये तो अपन सी शार्प का फंक्शन लिख रहे हैं ना, इसको इंटीजर रिटर्न करवाना है, तो यहां से भी काउंट करके इंटीजर रिटर्न करेगा, नहीं तो जीरो इंटीजर रिटर्न करेगा। सेव ऑल, अभी इसको मैं मारा रिफ्रेश, देखो आया 3। अभी एक बार और ऐड टू कार्ट करता हूँ, एक प्रोडक्ट डिटेल और डाले तो 4 होना चाहिए वो। देखो हुआ बराबर ना। तो अब अगर 24 घंटे के बाद जॉब चलेगी तो ड्राफ्ट स्टेटस को वो विशलिस्टेड कर देगा, तो नेक्स्ट टाइम यही वाला कस्टमर आएगा तो उसको फिर कार्ड जीरो दिखाएगा, समझे ना। तो ये अपना ऐड टू कार्ट का पूरा काम जो है हो गया। अब इस पे क्लिक करने पे, इस पे क्लिक करने पे एक पेज अपने को डिजाइन करना पड़ेगा जहां पे वो सब प्रोडक्ट दिखे, फिर उसके नीचे एक चेकआउट बटन रहेगी। तो ये क्या दिखाएगा, प्रोडक्ट का नाम दिखाएगा और उसका एक टेबल बनाऊंगा मैं बेसिकली। वो टेबल में मैं दिखाऊंगा प्रोडक्ट का नाम, उसकी क्वांटिटी, उसका प्राइस, प्राइस इंटू क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके टोटल, और एक्चुअल में सब टोटल। ऐसा एक टेबल बनता है ना समरी का, वो टेबल बनेगा अपना। वो टेबल बनने के बाद नीचे चेकआउट की बटन रहेगी, चेकआउट पे क्लिक किया, ऑर्डर प्लेस्ड। ठीक है, अपने को पेमेंट गेटवे वगैरह इंक्लूड नहीं करना है, मतलब सीओडी ऐसा समझ के चलो उसको। तो ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, इसका जो है पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके अंदर एक पार्ट ये रह जाएगा कैटेगरी का। तो कैटेगरी का ना, असल में कैटेगरी का थीम में कोई ऑप्शन ही नहीं है, यूजुअली रहता है, मैं तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा क्या रहता है। यूजुअली कैसे रहता है, कैटेगरी वाइज शॉपिंग होती है। इसने जो हम लोग थीम लिए है ना, उसमें सब प्रोडक्ट ही है, प्रोडक्ट लेवल पे ही काम किया उसमें। तो यूजुअली कैसा होता है, कैटेगरी वाइज शॉपिंग होती है, जैसे फैशन के अंदर। तो वो कैटेगरी का क्या रहेगा, सेल्फ ज्वाइन।
मैं बताया ना सेल्फ ज्वाइन लगेगा, मतलब कितना मैं स्टार्ट ही वहीं से किया था, अगर क्वेश्चन तुमको याद होगा कि जैसे फैशन है तो नहीं, जैसे पहले हो गया मेन और वुमेन दो कैटेगरी। मेन में फैशन, फैशन के अंदर भी आया तो समझ लो मेंस फैशन में आ गया टॉप, फिर उसमें टॉप में भी आ गया या बॉटम में आ गया तो उसमें जीन्स, जीन्स में भी टाइप। तो हम लोग कितना टेबल बनाते बैठेंगे। तो मैं बोला था कि हम लोग सेल्फ ज्वाइन यूज करेंगे वहां पे, तो वो एक पार्ट जो रहेगा अलग है अपने प्रोजेक्ट में, उसका यूज नहीं हो रहा है, लेकिन वो पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर तुम बोलोगे ना कि मैं ई कॉमर्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, हाँ अभी तुम बोल सकते हो कि मैं ई कॉमर्स पे काम कर रहा हूँ, मैं ऐड टू कार्ट पे काम किया हूँ, मैं हम लोग जो है ई कॉमर्स में बग फिक्सेस करते हैं, तो तुमने रिसेंटली क्या किया है, तो बोलना कार्ट में ऐड करने में एक इशू आ रहा था, वो हम लोग ने फिक्स किया है। और मतलब ये प्रोजेक्ट भी तुम लोग बता सकते हो ई कॉमर्स का। अभी मतलब इतना मैच्योर प्रोजेक्ट बन गया है कि तुम लोग बोल सकते हो कि इस पे हम लोग कुछ काम किया, और जो जो भी काम जो भी ये है करंट प्रोजेक्ट डाल दो ई कॉमर्स के, डेवलप होना स्टार्ट हुआ है तो थीम इंटीग्रेशन हम लोग ने किया है रिसेंटली, स्टोर फ्रंट पे काम किया है, अभी जो है प्रमोशन मॉड्यूल स्टार्ट होने वाला है, ऐसा बोल देने का, अभी काम शुरू नहीं हुआ है, स्टार्ट होने वाला है। तो वो सब भी बोल सकते हो, मतलब अभी ये भी एक प्रोजेक्ट है जो तुम लोग ऐड कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मेरा पार्ट रहेगा वो पेज बनाने का रहेगा, उसके बाद चेकआउट बटन, थैंक यू का मैसेज, डन। ये ऑर्डर जाके कहां दिखेगा, इधर पे एडमिन पैनल में, तो वहां पे ऑर्डर का वो बनाना रहेगा, ऑर्डर की लिस्ट। जैसे यहां से ऑर्डर गया तो पीछे एडमिन को दिखना चाहिए ना, तो एडमिन को जहां ऑर्डर दिखेगा वो लिस्ट बनाना रहेगा, वहां से वो फुलफिल करेगा, मतलब जो भी स्टेटस उसको रखने का है वो रख सकता है। तो अभी ये तो सबमिटेड स्टेट में रहेगा, अगर उसको ऑर्डर को कैंसिल करना है तो कैंसिल भी कर सकता है वहां से पीछे से। तो खाली स्टेटस सेट होता है और स्टेटस यहाँ पे दिखता है। तो हम लोग को ट्रैकिंग वैकिंग का पेज नहीं बनाने वाले, लेकिन बैकएंड का पेज हम लोग बना देंगे। बैकएंड में मतलब ऑर्डर वीडर कैसे दिखने वाला है, क्या है, तो तुम लोग को एक आइडिया लग जाएगा कि ई कॉमर्स बेसिकली चलता कैसे। ई कॉमर्स एक एप्लीकेशन नहीं रहती, ई कॉमर्स हमेशा सेट ऑफ एप्लीकेशन रहेगी। एक बात ध्यान रखना, डिस्काउंट के लिए अलग चलेगा, ऑर्डर ट्रैकिंग के लिए अलग चलेगा, सब सेपरेट सेपरेट एप्लीकेशंस तुमको मिलेगी, और उसका कोलैबोरेशन हम लोग को सिर्फ एक 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 कस्टमर पोर्टल पे दिखता है, जिसको हम लोग स्टोर फ्रंट बोलते हैं। तो स्टोर फ्रंट जो होता है ना, स्टोर फ्रंट के अंदर बहुत बहुत सारी एप्लीकेशन का स्टेटस अपडेट होता है आके, तो वो हम लोग को दिखता है, ट्रैकिंग का भी अपडेट होगा, सेल्स प्रमोशन का भी अपडेट होगा। अभी तो क्रेडिट कार्ड वगैरह का भी लोग ऐड कर दिए, तो वो सब भी मतलब एक सेपरेट सेक्शन दिखता है, मतलब फाइनेंस पूरा ऐड कर दिए ई कॉमर्स के अंदर ही। तुम ईएमआई पे लो, उनका ही खुद का फाइनेंस, उनका खुद की डिटेल्स वगैरह जो भी रहेगी वो। तो अभी अभी जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है उसके अंदर, तो वो अपडेट होता है। हाँ सर, अस्सलाम, हाँ सर, बैठो ना 2 मिनट बैठो। ठीक है, तो ये इतना, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कार्ड वगैरह का जो भी रहेगा, लॉगिन बना देंगे, उसमें क्या है। फिल्टर कौन सा फिल्टर, अच्छा वो वाला फिल्टर।